If someone wants to become an advocate, what are the ways to do so? क्या क्या वो तरीके हैं, क्या क्या steps हैं, and is it possible to practice without enrollment या enrolling? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। एक स्टूडेंट को एडवोकेट बनने के लिए एलएलबी कंप्लीट करनी पड़ती है। एलएलबी आप दो तरीके से कर सकते हैं। जब ये लॉ के स्टूडेंट्स मेरे को एक और चीज बता रहे थे ट्विनिंग प्रोग्राम के बारे में, सो मैम क्या ऐसा ट्विनिंग प्रोग्राम है बिटवीन एडवोकेट एंड जज? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। जज और एडवोकेट में एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग रहती है। दोनों ही जुडिशियरी का दो पिलर हैं, एक बार और एक बेंच। आपका क्या मत है, आपका क्या कमेंट है, आपका क्या नजरिया है जुडिशरी में करप्शन का? मैं जब बोलूं कि क्या होता है, नहीं होता है, या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। सर क्वेश्चन तो बड़ा ही आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्योंकि ये बोलने से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन मैं अधिवक्ता हूँ और मैं सच की लड़ाई लड़ती हूँ और सच बोलने से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। एडवोकेट और लॉयर, मैम ये दोनों क्या सेम है या कुछ इसमें अलग रहता है? एक बार फिर से मैम प्लीज सारे दर्शकों को बताइए। एडवोकेट और लॉयर दोनों, लॉयर एडवोकेट का पूरक है, लेकिन एडवोकेट लॉयर का पूरक नहीं है। Welcome back to Yogiram podcast. On High Demand, again, we are honored by our guest, Advocate Tanisha Sharma ji, widely known as a legal sister, practicing at the Agra Session Court. Tanisha ji is hold an LLM and is distinguished member of the Bar Council of India and the United Bar Association of Agra. Specialized in criminal and family law, her approach is truly unique. She believes that service comes before earning and that every effort should be made to save a family before seeking a divorce. Today, we will discuss advocacy, juracy, entry and practices, career, juracy reforms, Advocate Protection Act, media and court ethics. Very warm welcome तनिषा मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। नमस्ते सर एंड थैंक यू टू यू, आपने मेरे को दोबारा से इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पर। मैम आज का टॉपिक जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यंगस्टर्स को, बहुत सारे लॉ प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत काम का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं विद एडवोकेसी, ज्यूडिशरी, एंट्री प्रैक्टिसेस में क्या क्या होता है और इसके डेप्थ में हम लोग जान के प्रयास करेंगे। सो मैम मैं आज का पहला सवाल पूछना चाहूंगा, इफ समवन वांट्स टू बिकम एन एडवोकेट, व्हाट आर द वेज टू डू सो? क्या क्या वो तरीके हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, एंड इज इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस विदाउट एनरोलमेंट या एनरोलिंग? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। एक स्टूडेंट को एडवोकेट बनने के लिए एलएलबी कंप्लीट करनी पड़ती है। एलएलबी आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 12th पास आउट करने के बाद 5 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी या बीकॉम एलएलबी हो जाता है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी रहता है। सेकंड, आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें 3 साल के लिए एलएलबी होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि क्या हम 12th के बाद एलएलबी कर सकते हैं? तो जी हाँ, 12th पास करने के बाद बच्चा डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है एलएलबी में। मैम इसी में ही क्या मतलब जो मैं समझ पाया कि कुछ साल बच जाते हैं या कुछ साल ज्यादा लगते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? जी, अगर आप 12th के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो आपकी 1 साल बचती है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करेंगे तो 3 साल की तो आपकी ग्रेजुएशन हो गई और 3 साल की आपकी फिर एलएलबी होगी। बट जब आप 12th के बाद करेंगे तो वो 5 साल की होगी और ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो आपकी 6 इयर्स की कंप्लीट हो पाएगी। तो अगर आपको का 12th के बाद ही आप डिसाइडेड कर चुके हैं कि मेरे को एलएलबी में एडमिशन लेना है, तो आप आफ्टर 12th ही एडमिशन ले लें, जिससे कि आप 1 साल अपनी बचा सकते हैं। ग्रेट मैम, इसमें से कनेक्टेड एक मैं पर्सनल और प्रोफेशनल सवाल पूछना चाहूंगा। मैम आपकी यात्रा कैसी थी? आपने कितने स्टार्ट किया? आपको कब ये कंफर्म हुआ या ये आपने जब पक्का ठान लिया कि इस फील्ड में जाना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को गाइड करना है? मैम वो जर्नी मैम प्लीज डिटेल में बताइए। जी सर मैंने पहले तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊं। तो मैंने बचपन में ही सोच रखा था कि मैं कुछ लाइफ में ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी लाइन पकड़ूंगी जिसमें मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊंगी। इसीलिए सर आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने
पहले तो सोचा मैं पुलिस में जाती हूँ या आर्मी में जाती हूँ या कोई ऐसा डिपार्टमेंट ज्वाइन करती हूँ, बट फिर मुझे लगा कि ये इन सब में मैं बाउंड हो जाऊंगी। मैं समाज के लिए कुछ कर तो पाऊंगी, लेकिन मैं सरकार से बाउंड हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तब सरकारी कर्मचारी बन जाऊंगी। इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एलएलबी करनी चाहिए। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया एंड देन मैंने एलएलबी कंप्लीट करी। मैम, यही एनरोलमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आप एनरोलमेंट करा लेते हैं और या आप एनरोलमेंट नहीं कराते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटर्नशिप में और एनरोलमेंट एडवोकेट में? यस मैम। जी सर, एनरोलमेंट कराने के बाद आपको ये पावर मिल जाती है, आपका ये राइट हो जाता है कि आप अपने क्लाइंट के लिए जुडिशरी में अपना वकालतनामा लगा के जज के सामने अपने क्लाइंट के लिए फाइट कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको किसी सीनियर की जरूरत नहीं है। लेकिन यही आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहां डायरेक्टली जज के सामने प्रेजेंट नहीं हो सकते अपने क्लाइंट के लिए, क्योंकि आपके पास ना तो वो एनरोलमेंट नंबर है, ना वो पावर है कि आप अपने किसी क्लाइंट के लिए जज के सामने कोई भी आर्ग्यूमेंट रख पाएंगे। तो इंटर्नशिप कर सकते हैं आप एलएलबी में एडमिशन लेने के बाद भी, लेकिन आप वकालतनामा तभी लगा पाएंगे जब आप वकील बन जाएंगे। तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी अच्छे सीनियर के साथ। और मैम, इस एनरोलमेंट का या प्रैक्टिस एडवोकेट में जब बात करूं, या इसमें उसका क्या प्रोसेस रहता है? सर, आफ्टर एलएलबी या तो स्टेट में या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप एनरोल करा सकते हैं। आप जिस स्टेट में वकालत करना चाहते हैं, जैसे कि एमपी में, यूपी में, महाराष्ट्र में, जहां पर भी, तो आपको उस स्टेट का एनरोल कराना पड़ता है। देन आप अपनी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप पूरे इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये रहता है सर। मैम, यूथ का जो है एक सवाल है जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये आपने भी बहुत बार ये सवाल सुना होगा। फॉर एन एडवोकेट हु वांट्स टू बिकम ए जज बनना है, इज द सेम स्टडी रिक्वायर्ड? वही पढ़ाई रहती है या कुछ अलग कोर्सेज रहते हैं, कुछ अलग जरूरतें रहती हैं, कुछ अलग पढ़ाई भी करनी पड़ती है? जी, एक एडवोकेट बनने के लिए या एक जज बनने के लिए बेसिक सब्जेक्ट जो बेसिक लॉ है वो तो वही रहते हैं, जो हम एलएलबी में करके आते हैं। लेकिन आप सिर्फ एलएलबी करने के बाद एडवोकेट बन सकते हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एक वकील की। आपको एक स्पेशलिस्ट होते हैं क्राइम में, सिविल में, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, कंज्यूमर कोर्ट में, स्पेशलिटी होती है हर एक वकील की, है ना। लेकिन जज बनने के लिए आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द कोर्स भी जाना पड़ता है, आउट ऑफ द जुडिशरी कोर्स जाना पड़ता है। लाइक आपको करंट अफेयर्स, जीएस स्टडी, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लीगल लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। जब आपका जज के एग्जाम्स होते हैं, आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो जब प्री होता है तो उसमें लॉ का सब्जेक्ट एक अलग आता है जिसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस, और एक हिंदी का पेपर अलग होता है, जनरल नॉलेज का पेपर अलग होता है और ग्रामर का पेपर अलग होता है। आप प्री पहले क्वालिफाई करेंगे, देन आप फिर मेंस के लिए जाएंगे। तो मेंस में भी सर आपका हिंदी अलग सब्जेक्ट आता है, ग्रामर का अलग, और जीके का अलग, देन लॉ का अलग। आपको सारे पेपर्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। देन उसके बाद आपको इंटरव्यू आपका क्वालिफाई करना पड़ता है। इंटरव्यू के टाइम पर भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस टाइम पे हमारे न्यूज में चल रहा है, क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या नए कानून चल रहे हैं, क्या सरकार हमारी कर रही है। लेकिन ये सब जुडिशरी का एग्जाम पास करने के लिए होता है। लेकिन वकील बनने के लिए आपको नॉलेज हर तरीके की होनी चाहिए, समाज में क्या चल रहा है। लेकिन एक अधिवक्ता अच्छा बनने के लिए आपको आपके स्पेशल सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। मैम, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये लॉ के स्टूडेंट्स मेरे को एक और चीज बता रहे थे ट्विनिंग प्रोग्राम के बारे में। सो मैम, क्या ऐसा ट्विनिंग प्रोग्राम है बिटवीन एडवोकेट एंड जज? मैम, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। जज और एडवोकेट में एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग रहती है। दोनों ही जुडिशरी का दो पिलर हैं, एक बार और एक बेंच। बेंच हम बोलते हैं जुडिशरी जो जजेस होते हैं वो, बार हम बोलते हैं जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं। उनके अलग अलग बार में हर किसी का एनरोल होता है ना, जैसे कि हम लोग के एनरोल भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसे रहता है। लेकिन जो जुडिशरी रहती है वो बेंच में रहती है। तो बार और बेंच मिलके ही जुडिशरी का तालमेल बना के रखते हैं। इन दोनों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है।
एक्चुअली दोनों फाइट किसके लिए कर रहे होते हैं? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए। राइट, वेरी ट्रू। तो उसको न्याय दिलाने के लिए कभी-कभार हॉट आर्गुमेंट भी हो जाते हैं, हॉट टॉक भी हो जाती है, और कभी-कभार ये भी रहता है कि जैसा आप एडवोकेट से बोलते हैं कि तुमसे ही सीखेंगे हम, या एडवोकेट भी जजेस से बोलते हैं हुजूर आप ही हमें सिखाएंगे। राइट, हर राइट। कानून सर क्या है कि हमारा जो कानून है आए दिन इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। हर दिन एक नई रूलिंग आती है, हर दिन एक नया अमेंडमेंट होता है, हर दिन एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, जिसकी नॉलेज कभी-कभार जज को भी है या नहीं भी है, या जिसकी नॉलेज कभी-कभार एडवोकेट को है या नहीं भी है। तो ये दोनों एक दूसरे से के साथ आर्ग्यूमेंट करके ही एक दूसरे से सीखते भी हैं और एक दूसरे को सिखाते भी हैं। सर तालमेल की बात रही है, जैसे कि हाई कोर्ट में आजकल क्या होता है, बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। राइट, राइट। राइट, तो उस लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत ही जूनियर जाके जज के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं, ओके। जिनको ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअली वो फाइल क्या है, एक्चुअली उस फाइल में क्या चल रहा है, उस फाइल में क्या बेसिक है, उस फाइल की किन सेक्शंस में ये फाइल चल रही है, एक्चुअली इस फाइल की स्थिति क्या चल रही है। उस टाइम पे बस वो ये लेके कि सर हमें नेक्स्ट डेट दे दीजिए। एक्चुअली उन जो बच्चों को, जो जूनियर्स होते हैं, उन्हें अपने सीनियर से पूछ के आना चाहिए कि सर मुझे बता के भेजिए कि इस फाइल में क्या चल रहा है। अब कोई भी सीनियर ऐसा नहीं होता कि वो खुद से बताए कि इसमें ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये कह के आना, भाई वो क्यों सिखाने लगे, आपको खुद सीखने का चाम होना चाहिए। तो उस टाइम पे बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग में देखती हूँ जजेस उन जूनियर्स को डांटते हैं कि इस तरीके से मेरे कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो। वो उन जूनियर्स को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे ही आपकी आने की आदत पड़ जाएगी। राइट, तो कभी कभार हमारे जजेस भी जूनियर जो लॉयर्स होते हैं उनको डांट के भी समझाते हैं, तो अच्छी ट्रेनिंग रहती है दोनों की। एक हेल्दी एनवायरनमेंट गुरु और शिष्य, या ये बोले कि हर जगह से अपने को कुछ ना कुछ नई चीज मिलती है। बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स भी हमें क्यों डांटते हैं, हमारी भलाई के लिए, है ना। अब ये ईगो पे नहीं लेने चाहिए, अरे भरे कोर्ट में मेरे को जज साहब ने डांट दिया, नहीं, आपके फायदे के लिए डांट दिया, है ना। ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं है कि जज भी जानते हैं अपनी सीमा की, किस सीमा तक उस सामने वाले लॉयर को डांटना है, या वो एडवोकेट भी जानता है कि किस सीमा तक हमें जज के सामने अपनी बात रखनी है, हॉट टॉक भी किस सीमा तक करनी है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं कर सकते ना आप। तो ये सारे तालमेल दोनों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। अगर दोनों ही अगर मिल बांट के काम नहीं करेंगे तो हम बेचारे उस क्लाइंट जो पीड़ित है उसको कैसे न्याय दिला पाएंगे। राइट मैम, इसी कंटेक्स्ट में मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा, गवर्नमेंट एडवोकेट और प्राइवेट एडवोकेट, इनमें क्या अलग होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। जी सर, गवर्नमेंट एडवोकेट और प्राइवेट एडवोकेट में दोनों के अलग अलग ट्रैक हैं। माना कि दोनों हैं एडवोकेट, दोनों का उद्देश्य एक ही है, पीड़ित को न्याय दिलाना। लेकिन दोनों का जो ट्रैक है वो बिल्कुल अलग चलता है। सरकारी वकील जो होते हैं वो सरकार के लिए काम करते हैं, उनका खुद का प्राइवेट क्लाइंट कोई नहीं होता। वो खुद मतलब उनको इस चीज का बर्डन नहीं है कि मेरे को आए दिन नए क्लाइंट चाहिए, मेरी दाल रोटी में कमी आएगी, मेरा खुद का अपना गुडविल बना के रखनी है जिससे कि मेरे पास अच्छे फेथ में क्लाइंट्स आएंगे। उनको चैन की नींद आती है सर, क्योंकि उनको चैन की नींद इसीलिए आती है, उनके हर महीने अकाउंट में जो भी उनकी सैलरी है वो आनी ही आनी है। उनको उस शिद्दत से लड़ाई नहीं करनी होती कि आज मैं इसे जिताऊंगा तो ये 4 क्लाइंट और लेके आएगा। उनको जिताना है, लेकिन वो वाला जुनून उनके अंदर नहीं होता क्योंकि उनकी सैलरी आ रही है। लेकिन प्राइवेट एडवोकेट में क्या होता है सर, उनको आए दिन नए क्लाइंट भी तभी मिलेंगे जब उनकी गुडविल अच्छी होगी। अरे उन वकील साहब के पास जाओ, वो तो हर केस जीतते हैं या ज्यादातर केस जीतते हैं, या अच्छी गुडविल है उनकी, क्लाइंट के साथ चीट नहीं करते हैं, क्लाइंट के साथ फ्रॉड नहीं करते हैं, क्लाइंट का पैसा मार के रख नहीं लेते हैं और फिर भगा देते हैं। बहुत सारे अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, तो आपको अपनी गुडविल बनानी पड़ती है ना। आपको खुद जितना आप खोदोगे उतना ही कमा पाओगे। यहाँ आपको सरकार पैसा नहीं दे रही है ना। तो दोनों के एक ही प्लेटफॉर्म एक ही है, लेकिन दोनों के ट्रेड बिल्कुल अलग चले जाते हैं, दोनों का अलग अलग वर्क रहता है। और जो सरकारी वकील होते हैं उनको उतना ही जुरिडिक्शन मिलता है कि उनका एक पर्टिकुलर कोर्ट है, मान लीजिए पॉक्सो
कोर्ट है उनका या डकैती कोर्ट है उनका, उसी कोर्ट में उनकी जुरिडिक्शन रहता है। Right. लेकिन जो प्राइवेट एडवोकेट होते हैं वो हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके फाइट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने पीड़ित व्यक्ति के लिए। Right. उनको ये फ्रीडम होती है उनके पास, लेकिन सरकारी वकील नहीं जा सकते। तो ऐसे ना जाने बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं जो प्राइवेट वकील के पास ज्यादा होती हैं, क्योंकि उसको एट एनी हाउ अपने पीड़ित को बचाना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पुलिस और एडवोकेट में बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। सो मैम ऐसा क्यों होता है या क्या एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है, मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। सर ये तो मीडिया का बिछाया हुआ एक जाल है जिसमें ये बताते हैं कि पुलिस और एडवोकेट के बीच में थोड़ा हॉट टॉक होती रहती है। ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों ही हमारी सोसाइटी के लिए एक अच्छा वर्क करते हैं और दोनों ही देखिए, एडवोकेट का काम है कि उसका जो क्लाइंट है अगर वो क्राइम करके भी आया है तो भी वो उसको बचाएगा, क्योंकि वो उसका काम है, उसने उसी चीज की पढ़ाई करी है, उसको यही पावर दी है। और पुलिस का क्या काम है कि जो उसने मर्डर किया है तो उसे एट एनी हाउ जेल तक भेजना है। अब एक उसे बचा रहा है जेल जाने से और एक पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं तेरे को जेल ही भेजना है ना। तो ये थोड़े से दोनों के बीच में थोड़ा मनभेद मतभेद वाली बातें आ जाती हैं। अदरवाइज पुलिस और एडवोकेट दोनों ही हमारी सोसाइटी के दो पिलर हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा है ना। जैसे साइकिल दो पैडल होते हैं ना, उनके एक के पैर चलाने से नहीं चल सकती, ऐसे ही पुलिस और एडवोकेट बिना कोई भी काम अधूरा है। आए दिन आप देखते होंगे थाने में वकील जा रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए या कोर्ट में पुलिस आती है। अगर आप एक भी दिन की स्ट्राइक रख देंगे ना कि पुलिस कोर्ट के अंदर नहीं आएगी तो जुडिशरी हमारी उसी दिन डाउन हो जाएगी। या फिर आप ये कर देंगे ना कि एडवोकेट कोर्ट के अंदर थाने के अंदर नहीं जाएगा तो उस दिन थाने भी खाली हो जाएंगे सारे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं या उनको पता ही नहीं है। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, एन इम्पोर्टेंट वन, अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर ले तो एडवोकेट की क्या पावर है, वो क्या करे, एफआईआर करवा सकता है या वो कॉमन मैन जो गया है वहां पे उसको क्या करना चाहिए, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, अगर हमारी सोसाइटी में पुलिस के उस एरिया में कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उस क्राइम के वजह से वो एफआईआर लिखे। लेकिन पुलिस ऐसा करने से बचती है क्योंकि उनके पास भी टारगेट होते हैं कि आपके एरिया में इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए पुलिस एफआईआर लिखने से थोड़ा बचती है। लेकिन ऐसे में वो जो आम जनता होती है वो व्यक्ति क्या करे। अब ऐसे में जो वो व्यक्ति है वो एडवोकेट से बात कर सकता है। एडवोकेट को एक पावर दी गई है हमारे कानून में कि वो कोर्ट से एफआईआर दर्ज करा सकता है कि यस कि इस तारीख को ये घटना हुई थी जिसमें पुलिस वालों ने एफआईआर लिखी नहीं है। कोई भी रीजन हो सकता है पुलिस के एफआईआर ना लिखने का, जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, है ना। बहुत सारी रीजंस होते हैं जिसमें पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। तो ऐसे में फिर वो एडवोकेट अपनी एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है और मजिस्ट्रेट फिर वहां से रिपोर्ट मंगाती है थाने से कि आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखी। उसका रीजन पूछती है कि आपने क्यों नहीं लिखी। अगर रीजन वैलिड होता है तो एफआईआर नहीं लिखती, अगर रीजन वैलिड नहीं होता है तो कोर्ट से एफआईआर हो जाती है। तो हमारी सोसाइटी में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिख रही है, हाय अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी तो कैसे काम होगा, मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो एक अच्छे लॉयर के पास जाए और वो कोर्ट से एफआईआर लिख सकता है। वो परेशान ना हो ये सोच के कि मेरी एफआईआर नहीं लिखेगी तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट और थोड़ा सा टफ टॉपिक के बारे में पूछना चाहूंगा। बहुत बार ऐसा होता है जुडिशरी में, जब बात करूं करप्शन की बात करूं या एडवोकेट क्लाइंट की जब मैं बात करूं, सो एडवोकेट के लिए अरेस्टिंग नहीं होती है क्या, ये सच है क्या, या वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए क्या है। नहीं, ये तो समाज का मिथ है कि एडवोकेट की अरेस्टिंग नहीं होती, लेकिन ये मिथ भी सही है क्योंकि एडवोकेट को इतना ज्ञान होता है कि अगर किसी भी केस में वो फंस रहा है तो उसको बचना कैसे है। एडवोकेट की अरेस्टिंग इतनी इजीली नहीं होती है क्योंकि उसको बचने के बहुत सारे रास्ते पता होते हैं।
बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एडवोकेट की अरेस्टिंग नहीं होती है। Right. एडवोकेट की तो क्या, इस हमारी सोसाइटी में राष्ट्रपति से लेके एक झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति तक की अरेस्टिंग हो सकती है अगर उसने कोई भी क्रिमिनल अपराध किया है, तो उसकी अरेस्टिंग हो सकती है। वकील हो या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या लेजिस्लेटिव व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसकी अरेस्टिंग तो होती है। लेकिन ये मिथ भी क्यों है? क्योंकि हमारी एडवोकेट एक्ट 1961 में वकीलों के लिए हथकड़ी डालने पर रोक लगाई गई है कि किसी भी वकील के हाथों में हथकड़ी नहीं डाली जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिवक्ता एक कानून का रक्षक होता है और रक्षक के हाथों में कभी हथकड़ी नहीं डाली जाती, हथकड़ी भक्षक के हाथों में डाली जाती है। इसीलिए उनको रोका गया है कि उनको हथकड़ी ना डाली जाए। लेकिन अगर एडवोकेट भी कोई क्राइम ऐसा करता है जो अरेस्टिंग वाला है, तो अरेस्टिंग तो उसकी होती है। मूविंग टू द अनदर टफ क्वेश्चन, आज की सोशल मीडिया की बात करूं तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। मैं बात कर रहा हूं करप्शन के बारे में। आपका क्या मत है, आपका क्या कमेंट है, आपका क्या नजरिया है जुडिशरी में करप्शन का? मैं जब बोलूं कि क्या होता है, नहीं होता है, या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। सर, क्वेश्चन तो बड़ा ही आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्योंकि ये बोलने से बहुत लोग डरते हैं। लेकिन मैं अधिवक्ता हूँ और मैं सच की लड़ाई लड़ती हूँ और सच बोलने से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। करप्शन हर डिपार्टमेंट में है, क्योंकि करप्शन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं होता कि जुडिशरी करप्टेड है या एग्जीक्यूटिव करप्टेड है या कोई भी कुछ भी डिपार्टमेंट करप्टेड है, ऐसा नहीं होता। करप्टेड होता है एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति करप्टेड होता है। जैसे कोई व्यक्ति चोर होता है ना, ऐसे ही कोई व्यक्ति खुद करप्टेड होता है। पर्सन है वो पर्सन करप्टेड है, लेकिन वो जुडिशरी में आ गया तो जुडिशरी करप्टेड हो गई, है ना। वो डॉक्टर है तो डॉक्टरी पूरा करप्टेड हो गया। वो पुलिस डिपार्टमेंट में है तो पुलिस करप्टेड हो गई। लेकिन जुडिशरी, पुलिस या कोई भी ऐसा अच्छा स्थान रखती है सोसाइटी में, वो पूरा समूह करप्टेड नहीं है, वो व्यक्ति करप्टेड है। अब वो व्यक्ति जुडिशरी में भी आ सकते हैं, एज अ लॉयर बन के, एज अ प्राइवेट लॉयर बन के, गवर्नमेंट लॉयर बन के, जज बन के, बाबू बन के। जुडिशरी में भी अलग अलग पोस्ट होती हैं सबकी। तो जुडिशरी में अगर आप इन शॉर्ट पूछे कि करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है। मैं आए दिन देखती हूँ, मैं आए दिन ये करप्शन देखती हूँ, लेकिन देख के आंखें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि अकेले मैं इसके लिए फाइट नहीं कर सकती। आप करप्ट नहीं हो, आपको करप्ट बनाने वाले हम हैं। मैं आपको पैसा दे रही हूँ कि प्लीज मेरे को बचा लो, मेरे को इस चीज से बचा लो या उसके ऊपर FIR कर दो, तो आप करप्ट थोड़े ना हो। आप तो बाद में करप्ट हो, मैं पहले करप्ट हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑफर कर रही हूँ। तो आए दिन मैं ये सारी चीजें देखती रहती हूँ जुडिशरी में, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। बड़ा ही दुख होता है ये सब सोच के कि जहाँ पे लोग हर जगह हार मान जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, पूरी समाज से, वहां वो बोलते हैं दैट सी यू इन द कोर्ट, बट सी यू इन द कोर्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ करप्शन है। मैं हर किसी को करप्टेड नहीं बोल रही, लेकिन जहां उसकी फाइल लगी है, वो जज, वो बाबू, वो वकील अगर करप्टेड है, तो उसकी तो जिंदगी करप्टेड में लोगों में चली गई ना। करप्शन तो है सर। I'm moving to the another big question, a tough one. People believe that cases in court prolongs unnecessary. केस ज्यादा खींचते हैं, अननेसेसरी खींचते हैं। क्या ये सच है, या क्या सिस्टम में कुछ ऐसा है जिसको और अच्छा करना चाहिए? हम इसके बारे में भी प्लीज बताइए। आपका कहने का मतलब है कि सनी देओल बोलता है तारीख पे तारीख। फिल्म में भी उसका डायलॉग है। जी। सर, आप कह सकते हैं सनी देओल ने बिल्कुल गलत नहीं बोला, तारीख पे तारीख मिलती जाती है, लेकिन उसका भी एक रीजन होता है। जजेस लोग कभी ये नहीं चाहते कि फाइल बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग कर ले कोई भी फाइल, लेकिन हाँ, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन ये है कि हमारी जुडिशरी में जजेस की कमी है, बहुत कमी है। जिस कोर्ट में, जिस जुडिशरी में, जिस डिस्ट्रिक्ट में 10 जज होने चाहिए, वहां 10 क्या 5 जज भी नहीं है। और आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं। और जजेस कभी, जैसे फैमिली कोर्ट को ही आप ले लीजिए, जजेस कभी ये नहीं चाहते कि आज डाइवोर्स के लिए कोई हस्बैंड वाइफ आ गए हैं और आज ही दोनों का डाइवोर्स करा दें। ऐसा नहीं होता। वो ये चाहते हैं कि दोनों को टाइम दिया जाए। ईगो में तो कहीं डाइवोर्स नहीं हो रहा, तो तारीख पे तारीख मिलती जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई क्रिमिनल केस है, मान लीजिए रेप का केस है, मर्डर का केस है,
उसमें जब तक जज सारे विटनेस के बयान नहीं लिख लेगा, सारे एविडेंस नहीं देख लेंगे, जब तक दोनों एडवोकेट्स की सारी बातें खत्म नहीं हो जाएंगी, जब तक दोनों एडवोकेट्स अपनी हर चीज से सेटिस्फाई नहीं होंगे कि मैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए यहाँ तक सारी चीजें पेश कर चुका हूँ, तब तक तो तारीख पे तारीख ही मिलेंगी, है ना। लोगों के लिए सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन एक जजेस की कमी है, कोर्ट्स की भी कमी है। अब मॉर्निंग में आते ही जज के सामने इतनी सारी फाइलें रख दी जाती हैं, अब वो हवा में तो तीर मार नहीं रहा कि साइन करते जाओ, उसको भी अपना सोच समझ के पूरी फाइल पढ़ के डिसीजन देना है, क्योंकि अगर वो सही डिसीजन नहीं देगा, उसको जरा जज की जरा भी गलती हो गई तो हाई कोर्ट में फिर अपील की जाएगी या शिकायत भी की जा सकती है ना। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं तारीख पे तारीख मिलने के, कोई एक सटीक रीजन नहीं है कि सिर्फ इस वजह से। कभी जैसे आप और मैं हैं एक किसी भी पर्टिकुलर केस में, तो आप नहीं आए, कभी मैं नहीं आई, कभी आपका वकील नहीं आया, कभी मेरा वकील नहीं आया, कभी जज नहीं आए। 5 लोगों का रोल होता है पूरा। या कभी विटनेसेस नहीं आए, जिन विटनेस को हम बुला रहे हैं, जिसके बयान लिखवाने हैं हमें, है ना। डॉक्टर के बयान लिखाए जाते हैं क्रिमिनल केसेस में, पुलिस के बयान लिखे जाते हैं, वहां पे घटना स्थल पे जो लोग मौजूद थे उनके बयान लिखे जाते हैं। तो उनमें से अगर नहीं आया तो तारीख दे दी जाती है ना। सिस्टम, अगर कोई क्राइम हो गया तो क्राइम मतलब कि अरे यार उसने देखा तो था, इसने मार दिया, पूरा का पूरा 10 साल से चल रहा है, ये आपके लिए, जज के लिए, वकीलों के लिए बहुत टफ होता है। ये सारी चीजों ना ऑर्डर में लिखनी होती है कि हम ये सजा क्यों दे रहे हैं या सजा क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए तारीख पे तारीख पड़ती जाती है। मैम आपने बात करी, बहुत सारे डिटेल में बात करी और फ्रीली आपने बात करी। थोड़ा सा और मैं टफ क्वेश्चन लेना चाहूंगा फिर से। क्या सामने एडवोकेट की दूसरी पार्टी की जब मैं बात करूं, दूसरी पार्टी के एडवोकेट को शेयर मिलता है? और क्या वो अपने क्लाइंट से फिर ऐसा कुछ होता है क्या? मैं जब बात करूं कि भाई सामने वाले से भी अपने फीस ली है और अपनी पार्टी से भी अपने फीस ली है, ऐसा भी कुछ होता है क्या मैम? अब आप तो वो वाली बात बोल रहे हो आप तो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो नहीं मैम, मैं उंगली नहीं, क्योंकि बहुत बार ये बहुत मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि जैसा आपने अभी पहले क्वेश्चंस में भी बताया, ये एक जज की भूमिका होती है सही न्याय करना, भले उसमें थोड़ी सी देर हो। एक एडवोकेट की दोनों पार्टी का ये रहता है कि उनकी जो पार्टी है उसको समझे और उनका जो डिटेल पता हो गया या उस वाक्य जो हुआ है उसके बारे में पता है। बट बीइंग ए व्यूअर की जब मैं बात करूं या जैसे मीडिया में से हम लोग देखते हैं, आम जनता की बात करूं, तो ये एक सवाल आता है कि ऐसा तो कहीं नहीं होता कि दोनों मिल गए हैं या क्या है? देखिए, जैसे अभी आपने करप्शन के बारे में पूछा था, तो मैंने बताया जुडिशरी करप्टेड नहीं है, करप्टेड होता है व्यक्ति, पर्सन। अब वो भूल से जुडिशरी में आ गया तो जुडिशरी को हम करप्शन बोल देते हैं। ऐसे ही एडवोकेट ऐसे नहीं होते हैं, वो होता है एक व्यक्ति। अब 500 एडवोकेट्स में से 1-2 एडवोकेट ऐसे होते भी हैं जो दोनों पार्टी से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपनी पद की गरिमा का उल्लंघन करते हैं। अगर कोई भी ऐसा वकील है जो दोनों पार्टी से मिल रहा है, तो जिस न्याय को दिलाने के लिए आपने अपने मन में शपथ ली थी कि मैं पीड़ित लोगों की सहायता किया करूंगा, मात्र चंद पैसों के लिए आप अपने ईमान को, स्वाभिमान को और अपने इतने अच्छे, आपको इतनी अच्छी पावर दी, इतना अच्छा पद दिया है, उसको सेल कर देते हैं सिर्फ किसी लिए कि विपक्षी पार्टी को आपसे 10, 20, 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो एडवोकेसी एक वो प्रोफेशन है जिसमें पैसा बाद में आता है, पहले खुद की पर्सनैलिटी आती है, लोगों को न्याय दिलाना। आपकी पर्सनैलिटी की एक एक कतरे से ये आवाज आनी चाहिए कि आप वकील हो और आप लोगों को न्याय दिलाते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज एन एडवोकेट अर्न पर डे? मैम कितना कमा लेते हैं? क्या उसमें ऐसे सीनियर और ऐसा कुछ रहता है या केस वाइज रहता है? मैम डिटेल में बताइए। देखिए, आप मेरे इनकम टैक्स वाले पहुंचाने वाले हो एक एडवोकेट की अर्न की कोई सीमा नहीं होती। पर डे 500 रुपए से लेके वो 50 लाख, 5 लाख, 500, 5,000, 5 करोड़ तक कमा सकते हैं। एडवोकेट की कोई सीमा नहीं होती कि उनकी कितनी इनकम होती होगी। अगर आप इनकम की बात करें तो वो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं जिनकी हम इनकम का पता लगा सकते हैं कि उनको महीने में कितना पैसा मिलता है। लेकिन एक प्राइवेट एडवोकेट की मैं बात करूं तो उनके पैसे की कोई सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सबकी एक अलग अलग पर्सनैलिटी है।
सबका एक अलग अलग वे ऑफ टॉकिंग है, सबकी अलग अलग गुडविल है, सबकी अलग अलग एक सोसाइटी है। आप अपनी सोसाइटी में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप पैसा कमाते हो। मैम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा फिर से यूथ के जो लॉ में इंटरेस्टेड हैं, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके लिए ये शायद एक और इम्पोर्टेंट सवाल होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एडवोकेट, जब मैं इसकी बात करूं, एंड क्या ये सिर्फ कनेक्शन पे निर्भर करता है या किसी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं उस पर डिपेंड करता है? मैम इसके बारे में भी प्लीज बताएं। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर यूथ को जो एलएलबी कर रहा होता है उसको ये लगता है कि मैं दीवानी जाते ही गड्डियां, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लॉयर में, एडवोकेट में बहुत बड़ा फर्क होता है। और इससे यूनिवर्सिटी या कौन सी कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन सी स्टेट से, कौन सी सिटी से आप पढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके स्मार्ट वर्क से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी डीप स्टडी से, आप कितना अवेयर हो अपने कानून को लेकर, आपका लोगों के प्रति क्या भाव है, क्या भावनाएं हैं, आपके लोगों के प्रति उनको न्याय दिलाने के लिए कितनी, मतलब होता है ना कि मतलब टारगेट, मेरे को अपने इस क्लाइंट को टारगेटेड है कि मेरे को उसको न्याय दिलाना ही दिलाना है। आप कितनी सोसाइटी में गुडविल अच्छी रखते हो, आप उस क्लाइंट की फाइल को कितना डीप स्टडी करते हो, और आप उस क्लाइंट को कितना पर्सनल लेके फाइट करते हो। अगर आप ये सोचोगे ये तो क्लाइंट है, इससे इतने फीस आ गए, बाहर में जाए, जब आएगा तब तारीख पे देखेंगे, नहीं। आपको क्लाइंट अगर फीस दे रहा है या नहीं भी फीस दे रहा है, मैं ना जाने कितनी फाइल फ्री में फाइट करती हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं लोगों को न्याय दिलाना चाहती हूँ। तो आपको उसकी फाइल की पकड़ होनी चाहिए, उसकी फाइल में क्या चल रहा है, उसको कैसे बचाना है, उस केस को पर्सनल डील करना चाहिए कि ये इस अब न्याय इसको नहीं, अब न्याय मेरे को मिलेगा। अगर मैं, है ना, अगर मैं क्लाइंट की सोच के लड़ूंगी वो फाइल, तो शायद मैं कभी सक्सेस नहीं पाऊंगी उस फाइल में। अगर मैं उस फाइल को अपना पर्सनल मान के फाइट करूंगी तो ना चाहते हुए भी मुझे जीत मिलेगी, है ना। तो सक्सेसफुल, तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर सारे गुण हैं, आप कितना स्टडी डेली कर रहे हो, कितना नए नए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आती रहती हैं, नए नए जजमेंट्स आते हैं, वो कितना पढ़ रहे हो, नए नए एक्ट इतने आते हैं, नया कानून दोबारा से आ गया है ना, उसको अमेंड वो कर दिया, चेंज कर दिया। आप कितने अवेयर हो, क्लाइंट को लेके कितना अवेयर हो, क्लाइंट की कितना सपोर्ट करते हो, कितना उसे सेटिस्फेक्शन देते हो अपनी बातों से। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है सर, तो फिर मेरे से आधे घंटे बात करने के बाद, उसके साथ एक चाय पीने के बाद, उसकी पूरी परेशानी सुनने के बाद, मैं उसको यही बोलती हूँ आज के बाद ये टेंशन इस सीट पर छोड़ के जाना, मौज करो, है ना। तो इसे सुन के ही वो क्लाइंट खुश हो जाता है, अरे अरे हमारी वकील मैडम ने ये बोला है। अब रही अनसक्सेसफुल लॉयर की बात, अब देखिए मेरे पास कोई क्लाइंट आया और मैं अनसक्सेसफुल लॉयर हूँ अगर, तो मैं वो अनसक्सेसफुल बनी कैसे? क्लाइंट आया, फीस रख ली, फिर मैं फोन भी नहीं उठा रही उसका, मैं दूसरी पार्टी के वकील से मिल गई, मुझे कुछ आता नहीं, मैं अवेयर नहीं हूँ कानून से, ना मेरे को ड्राफ्टिंग करना आती, ना मुझे नए नए कानून जो आ रहे हैं वो पता, ना लैंडमार्क जजमेंट आते हैं वो पता, मुझे एक्चुअली लॉ में चल क्या रहा है मुझे ये भी नहीं आता, मुझे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना नहीं आता है, तो मैं अनसक्सेसफुल ही रहूंगी। आप और मैं एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और आप सक्सेसफुल हैं और मैं अनसक्सेसफुल हूँ, तो रीजन बिहाइंड यही है कि आप अपने क्लाइंट के साथ अवेयर नहीं है, क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। नए नए बच्चे आते हैं, जूनियरशिप स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सीखने पे ध्यान नहीं देते, वो ये देखते हैं कि शाम को हमारा सीनियर हमें आज क्या पैसा देगा। ओके है ना। अरे आप सीखने पे ध्यान दो, हो सकता है खुद ही 1 साल 2 साल 4 साल जूनियरशिप करने के बाद खुद ही एक अच्छा अपना क्लाइंटेज बनाओगे। लेकिन अगर आप शुरू से ही सिर्फ पैसे पे ध्यान दोगे तो फिर आप सक्सेसफुल लॉयर कभी नहीं बन सकते। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको जूनियरशिप भी थोड़े टाइम की करनी चाहिए, और बहुत कानून अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कानून एक ऐसा, जुडिशरी एक ऐसी चीज है जहां पर आपको हर दिन सीखने को मिलता है, हर दिन। दीवानी में एंट्री करते, जिस दिन हम दीवानी जाते हैं उस दिन कोई ना कोई नई चीज सीख के आते हैं। तो आपको रेगुलर दीवानी जाना चाहिए, अपने कोर्ट जाना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर अपनी ड्रेस में जाना चाहिए, आपको अच्छे से आर्गुमेंट जज के सामने रखने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर किसी व्यक्ति के अंदर हैं
तो वो सक्सेसफुल लॉयर है। आपने जूनियर्स और जूनियर्स की फीस के बारे में बात करी, तो उनको क्या फीस मिलती है? मैं इसी पे ही सवाल पूछना चाहूंगा। यस, फ्रेशर बहुत बार कंसर्न होते हैं कि क्या एट द एंड कुछ अपनी इनकम रहेगी और सीनियर से कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी या कितनी होनी चाहिए? मैम इसके बारे में मैम प्लीज थोड़ा सा बताइए। जी, जैसा कि मैं मेरे इर्द गिर्द जो देख रही हूँ, मैंने बहुत बार देखा है कि पहली बार तो मैं जूनियर्स के बारे में बोलूंगी कि उनको पैसे पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको सीखने पे ध्यान देना चाहिए। आपका सीनियर भी ये देखता है कि आप सीख रहे हो या पैसे पे ध्यान दे रहे हो। जब सीनियर देखता है ना कि आप भाग भाग के पूरे दिन काम कर रहे हो, तो सीनियर को खुद लगता है कि शाम को इसे और ज्यादा पैसा दूंगे। जब सीनियर को लगता है ना कि यार पूरे दिन सीट पे बैठा रहा है, खाना पूर्ति कर रहा है आके बस, सीनियर का भी देने का मन नहीं करता, है ना। और जूनियर को भर भर के हिस्सा लेना चाहिए, लाइए सर ये कर दूं, लाइए मैडम मैं ड्राफ्टिंग कर दूं, लाइए मैडम मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, मैम ये छोटा सा आर्गुमेंट है मैं जज साहब के सामने कराता हूँ। आपके अंदर वो जुनून दिखना चाहिए सीनियर को, तो सीनियर को लास्ट में पैसा देने का मन करता है कि आज इतना तो खर्चा दे दूं कि भाई साहब इतनी ये मेहनत कर रहा है। तो जूनियर अगर चाहेगा तो वो सीनियर से पैसा ले सकता है, लेकिन आप भौंदू बन के बैठ जाओगे सीनियर के सामने तो आप कभी, है ना। अब रही बात सीनियर्स की, मैं बात करूं, सीनियर्स को भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे सीनियर्स भी ऐसे होते हैं कि उनको ये लगता है कि हम सिखा तो रहे हैं, एक तो हम इसे सिखा रहे हैं, हम इसे पैसा भी देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसे सिखा रहे हैं, माना कि आप उसे सिखा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी कर रहा है ना, आपका काम बहुत कम कर रहा है, आपको बार बार सीट से नहीं उठने दे रहा है, तो उसको इतना तो कम से कम पे करो कि वो अपने आने जाने का खर्चा भी निकाल सके, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीनियर और जूनियर्स को दोनों को समझनी चाहिए। जैसे कि जूनियर्स हैं, वो सीनियर के पास अपना कोई क्लाइंट लेके आते हैं, तो सीनियर लोग मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं जूनियर के सामने, उस क्लाइंट के सामने जूनियर को, कि जूनियर को तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने फेस किया है ये सारी चीजें, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ, मैं ये सब फेस कर चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका मनोबल नहीं गिराना चाहिए जूनियर का। वो आपके पास क्लाइंट लेके आ रहा है तो आप उसको उसके अंदर और इतनी ऊर्जा भरो कि वो और 4 क्लाइंट आपके पास ही लेकर आए। उसको ये ना लगे अरे यार सर तो मैडम तो मेरी बेइज्जती और कर देती है मेरे क्लाइंट के सामने, है ना, मैं नहीं लेके आऊंगा बाहर। फिर वो क्या करते हैं वो जूनियर, फिर वो बाहर किसी और लोगों से जाके बात करने लगते हैं और एडवोकेट से कि सर आप मुझे कितना शेयर देंगे, मैं आपको फाइल दे जाया करूंगा, मेरा सीनियर तो मेरे को नहीं देते, पे करते हैं। एक सीनियर्स को ये बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपका जूनियर आपके पास क्लाइंट लेके आ रहा है तो उसको कुछ तो फीस उसमें से दे दें, जिससे उसे अच्छा लगे, है ना। डेली का जो आप 100, 50, 500 जो दे रहे हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन उसकी फीस में से उसको थोड़ा बहुत दे दें जिससे कि उनको अच्छा लगे। तो ये सारी चीजें जूनियर और सीनियर को दोनों को ही ध्यान में रखनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टफ वन। अगर एडवोकेट मिसकंडक्ट करे तो उसके खिलाफ क्या प्रावधान है और क्या प्रक्रिया है? आपने बताया कि कोई भी न्याय से ऊपर नहीं है, हमारा संविधान, हमारा कानून जो है इंडिया की, जब मैं बात करूं, वो सबसे ऊपर है। सो मैम इसके बारे में बताइए, कोई जब एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है तो क्या प्रावधान होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है? एक एडवोकेट एक्ट 1961 बना हुआ है, पर्टिकुलर वकीलों के लिए है वो एक्ट। उस एक्ट के अंदर वकीलों के जो अधिकार हैं वो भी लिखा हुआ है, और वकील कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं सोसाइटी में उसकी सजा भी लिखी हुई है। अगर कोई भी एडवोकेट कोई भी मिसकंडक्ट कर रहा है या फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहा है तो ऐसे में उसके ऊपर डीसी की जांच बैठाई जाती है। डीसी मतलब डिसिप्लिन कमेटी, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ जो भी स्टेट है वो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कमेटी के हिस्से में आते हैं। जैसे कि पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ती हूँ, यहाँ से हार जाती हूँ तो हाई कोर्ट जाती हूँ, वहां से हार जाती हूँ तो सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ। ऐसे ही सेम यहाँ रहता है कि पहले आप अपने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या बार काउंसिल ऑफ XYZ स्टेट, उसके बाद अगर आप वहां से हार जाती हैं, आप प्रूव कर देते हैं, दोनों में से कोई भी पक्षी पार्टी हार जाती है, तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जा सकते हैं। वहां से भी अगर आपकी हार होती है आप फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, है ना। तो आपकी डिसिप्लिन कमेटी आपका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट रद्द कर सकता है, आपको एक अधिवक्ता से एक आम व्यक्ति बना सकता है, और आपको जेल भी हो सकती है अगर आप इस तरीके का मिसकंडक्ट करेंगे जो जेल जाने का प्रावधान रखता है, तो आपको जेल भी हो सकती है। तो आपने कहावत सुनी होगी, अधिवक्ता किसी से नहीं डरता, सिर्फ डीसी से डरता। तो डिसिप्लिन कमेटी से डरता है एक अधिवक्ता।
मैम आपने जूनियरशिप के बारे में बताया, इंटर्न्स के बारे में बताया, फ्रेशर्स के बारे में बताया, इंटर्नशिप के बारे में बताया। मैं इसी से रिलेटेड एक और सवाल करना चाहूंगा, तो ये जूनियरशिप कितने साल करना चाहिए या कम से कम कितनी करनी चाहिए? ये कैसे जो नए बच्चे हैं, जो अभी लॉ में जाना चाहते हैं, कर रहे हैं, मैम वो कैसे जज कर पाए? वो कैसे सही पैमाना पर कि हाँ, अब हमें खुद का करना चाहिए या अब हमें ऐसा वो स्टेप लेना चाहिए? मैम इसके बारे में प्लीज। ये डिसाइडेड नहीं है कि आपको एक जूनियरशिप कितने टाइम की करनी चाहिए। जैसे कि मैं मेरे ऊपर लूं, मैंने 8 साल जज की तैयारी करी है। उत्तर प्रदेश में जजेस की वैकेंसी बहुत कम आती है, इसीलिए मैं जज नहीं बन पाई। लेकिन मुझे इस चीज का कोई गम नहीं कि मैं आज जज नहीं, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता इज ऑल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। और दूसरी बात, मैं किसी प्रेमिसेस में ऐसे में काम नहीं कर रही, किसी ऐसे जुरिडिक्शन में काम नहीं कर रही हूँ कि मैं इससे बाहर हटके लोगों की सहायता न कर पाऊँ। अगर मैं जज बन जाती तो शायद मैं सिर्फ उसी कोर्ट तक सीमित रहती, लेकिन आज मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी भी क्लाइंट की हेल्प कर सकती हूँ। तो मुझे अब खुशी है कि मैं एक अधिवक्ता हूँ। अब जूनियरशिप कितनी करनी चाहिए, तो ये डिपेंड होता है कि आपने अपने आप को पढ़ाई में कितना समय दिया। मैंने बताया, मैंने 8 साल पढ़ाई की थी, फिर मैंने जूनियरशिप स्टार्ट करी। मैंने 4 महीने जूनियरशिप करी। मुझे लगा कि उन 4 महीने में कौन सा कोर्ट, कैसे फाइल हम पेश करते हैं, साहब के सामने कैसे बात रखते हैं, कैसे उनको पुकारते हैं या कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं, या क्लाइंट से कैसे फीस लेते हैं, क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, एक डीलिंग कैसे करते हैं, 2 वकील हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट अंदर कैसे कर रहे हैं, बाहर निकल के कैसे एक दूसरे का हैंडशेक करते हैं। ये सारी चीजें मैंने 4-5 महीने में सीख ली। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी। मैंने सिर्फ 4-5 महीने की प्रैक्टिस क्यों करी? क्योंकि मैंने 8 से 9 साल का जो दिन रात एक किया था जज बनने के लिए, मैंने उन सारी कानून की किताबों को कुरेदा था। मैं इतनी डूब गई थी उन बुक्स के अंदर कि फिर मुझे जूनियरशिप अच्छी नहीं लग रही थी उसके बाद, है ना। कहाँ तो मैं जज के सपने देख रही हूँ, फिर मैं जूनियर फोटोस्टेट करा लाओ, दाखिल कराया हो, ये सब चीजें फिर हमारे लेवल से ऊपर निकल जाती हैं। तो ये तो मेरा क्राइटेरिया था कि 4 से 5 महीने मेरे लिए इनफ थे। अब कोई स्टूडेंट को अगर मैं लेती हूँ, उस स्टूडेंट ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, तो उसके लिए 10 साल की जूनियरशिप कम पड़ेंगी। जब तक आप बुक्स ही नहीं पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपका सीनियर क्या बात कर रहा है। एक एक शब्द, कानून के शब्द को आप समझ ही नहीं पाओगे, है ना। कानून की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, हिंदी भी और उसकी इंग्लिश भी, दोनों ही अलग है बिल्कुल। तो अगर आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तो आपके लिए 5 साल 10 साल भी कम पड़ जाएंगे जूनियरशिप के लिए। तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कम से कम कितना करना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा। मैंने बहुत सारे ऐसे लॉयर्स देखे हैं जो बुजुर्ग हैं और आज भी जूनियर हैं, और बहुत सारे यूथ ऐसे देखे, यूथ एडवोकेट ऐसे देखे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है जो छोटी सी उम्र में सीनियर है। तो आप डीप स्टडी करेंगे, रेगुलर स्टडी करेंगे, कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे स्टडी में, तो आपको जूनियरशिप बहुत ज्यादा टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से मिसअंडरस्टूड होता है। एक अच्छे एडवोकेट को इंग्लिश आनी चाहिए, जरूरी है क्या? जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से हम सभी हिंदी के छात्र रहे हैं और हिंदी में बात करते हैं। राइट। इंग्लिश इज ओनली अ सब्जेक्ट, नॉट मातृभाषा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एडवोकेट को इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनको इंग्लिश पे कमांड थोड़ी रखनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी डेवलप के लिए, है ना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और दूसरा वकील है वो इंग्लिश में ही आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि दूसरा वकील इंग्लिश में आर्गुमेंट कर रहा है और आप बिल्कुल ही नहीं जानते इंग्लिश बोलना, तो आप उससे कह सकते हैं कि सर सॉरी, अनेबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो हिंदी में आर्गुमेंट कर लेते हैं। बट इंग्लिश आना जरूरी नहीं है एक अच्छे अधिवक्ता के लिए, लेकिन आ जाए तो वेल एंड गुड है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है उससे, इंग्लिश आने से। हमारी सोसाइटी में परसेप्शन है कि अरे इंग्लिश आती है यार, इतना अच्छा है। कोई भी व्यक्ति अगर इंग्लिश बोल रहा है तो सुनिए वाव हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के लिए। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश में ही आर्ग्यूमेंट होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है तो आप एक अच्छे वकील नहीं बन पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगेन मैं यूथ का एक इम्पोर्टेंट सवाल लेना चाहूंगा। फॉर ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर,
what extra qualities and resources are needed? मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगी कि किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, कैसे सर्कमस्टांसेस की जरूरत पड़ती है, कैसे सराउंडिंग्स की जरूरत पड़ती है, किसके क्या होना चाहिए एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए। तो मैंने बताया ना आपको, एक तो आपका फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जिसका फादर या मदर एडवोकेट है, फैमिली में कोई और एडवोकेट है, वही अच्छा एडवोकेट बन पाएगा, नहीं। अगर आपके पेरेंट्स एडवोकेट नहीं भी हैं और वो आपको मोटिवेट रखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। मेरी मदर आज भी, मैं अब घर जाती हूँ और अगर वो मेरे घर आई हुई होती हैं तो उनको मतलब मेरे हर फाइल के बारे में मेरी मदर को पता है कि इस फाइल में क्या चल रहा है। मैं सीरियसली सच बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ आपको। तो जब मुझसे पूछती है ना कि क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है यार मम्मी क्या लॉयर है ना। वो मुझे एहसास ही नहीं दिलाती कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलना चाहिए, फैमिली वालों को सपोर्ट करना चाहिए। जाते ये नहीं कि तू आज वकील बन गया तो अब बता कितने पैसे कमा रहा है, घर का खर्चा चला, ये नहीं होना चाहिए। फैमिली वालों को सपोर्ट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल तुझे जूनियरशिप में हो सकता है कुछ ना भी मिले, हम तेरा सपोर्ट करेंगे, तो शायद वो अच्छा ग्रो हो पाए। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को बहुत स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके रगों में वो नहीं घूम रहा, धाराएं नहीं घूम रही। जो जिनकी फैमिली में ऑलरेडी लॉयर्स होते हैं उनकी में घूम रही होती है, वो उसको जुनून होता है, लेकिन रगों में वो चीज नहीं होती कि धाराएं, कानून, और मतलब समझ लो मैं आप क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसे वो अपने आप बिल्ड अप करनी पड़ती है ना। और फैमिली वालों को पूरा सपोर्ट रहता है तभी ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर। और फिर उनको जूनियरशिप अच्छी करनी चाहिए, कंटिन्यू स्टडी करनी चाहिए, और जो अपना सीनियर वो देख रहे हैं वो सीनियर उनका अच्छा होना चाहिए। उनको सिखाएगा तो कोई नहीं, लेकिन उसको खुद को आना चाहिए सीनियर को, है ना, तो वो अच्छी जूनियरशिप कर पाएंगे। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए मैं यही सब बोलूंगी कि पैसे पे ध्यान ना दें, वो प्रॉपर डेली कोर्ट जाएं, पूरी फुल ड्रेस में जाएं वो, और कोई भी क्वेरी जब जब उनके मन में आ रही है कि ऐसे में क्या होना चाहिए, वो अपने सीनियर से पूछे। उनका सीनियर उनसे ये नहीं कहेगा मैं तुझे नहीं बता रहा, है ना। तो आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, आपको सीखना पड़ेगा, आपको उन लॉयर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिनकी फैमिली में ऑलरेडी लॉयर्स हैं। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए मैं जनरल ऑडियंस की जब मैं बात करूं, उनका एक सवाल है, व्हेन वी अपीयर बिफोर एन ऑनरेबल जज, व्हाट इज द प्रोसेस एंड हाउ शुड वी एड्रेस द कोर्ट? मैम एज ए, आप सब लोग एक्सपीरियंस हैं, लॉ के फील्ड के ज्ञाता हैं, बट एज ए जनरल भी मेरे को एक उत्साह है कि कैसे होता है, वो प्रोसेस कैसे होता है, एंड वेरी मच एक स्टैंडर्ड क्या होता है जो फ्रेशर्स हैं, न्यू कमर्स, उनके लिए भी। मैम प्लीज बताइए। सर, जैसा कि आप मूवीज में देखते होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। राइट, बिल्कुल डिफरेंट होता है उससे। कोर्ट में बहुत भीड़ होती है, कोई कटघरे ऐसे नहीं होते हैं कि जहाँ एक वकील इधर खड़ा है अपने क्लाइंट से पूछ रहा है, दूसरा इधर खड़ा है, यहाँ विटनेसेस हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कोर्ट में। कोर्ट एक रूम होता है, सामने एक हमारे हुजूर बैठे होते हैं जिन्हें हम जज साहब बोलते हैं, जिनको हम अच्छे नए नामों से पुकारते हैं, जैसे कि माय लॉर्ड, लॉर्डशिप, सर, हुजूर, मैम, वगैरह वगैरह। तो फिर हम अपीयर होते हैं आपके सामने। पहले हम उस जो हमारी न्यायाधीश की चेयर होती है, कुर्सी होती है, पद होता है, और जो सिटिंग चेयर होती है, उसको हम सर झुका के नमस्कार करते हैं, उसको हम सम्मान देते हैं। देन हम अपनी फाइल पेश करते हैं, जो आपको सूटेबल लगे उस नाम से हम पुकारते हैं, माय लॉर्ड ये, माय लॉर्डशिप ये, वगैरह वगैरह। एंड देन जब हमारे आर्गुमेंट फिनिश हो जाते हैं, देन फिर हम इसी तरीके से उनको सम्मान देते हुए पीछे हट जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। आवाजें बाबुओं द्वारा आवाज पुकारी जाती है, जिसकी फाइल नंबर लगा होता है कि वो क्लाइंट उधर ही बैठे होते हैं, वो अपने वकील को जल्दी से कॉल करके बुला लेते हैं कि वकील साहब आ जाओ, आपका नाम हमारा नाम भूल गया है। तो ये ही प्रोसेस रहता है कोर्ट का, और दोनों वकील सामने खड़े होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द रोल ऑफ एडवोकेट की आपने बात करी, उसकी क्या पावर होती है? और इसी में ही मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, एडवोकेट और लॉयर, मैम ये दोनों क्या सेम है या कुछ इसमें अलग रहता है? एक बार फिर से मैम प्लीज सारे दर्शकों को बताइए। एडवोकेट और लॉयर दोनों, लॉयर एडवोकेट का पूरक है,
लेकिन एडवोकेट लॉयर का पूरक नहीं है, क्योंकि लॉयर वो होता है, लॉयर हम उसको बोलते हैं जिसके पास लॉ की डिग्री है, LLB कंप्लीट करके वो लॉ की डिग्री ले चुका है। बट एडवोकेट वो होता है जो लॉ की डिग्री लेने के बाद अपनी स्टेट में या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल करा चुका है और जो वकालत कर रहा है, जिसके पास अपना खुद का एनरोलमेंट नंबर है, यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर नहीं, बार काउंसिल ऑफ का एनरोलमेंट नंबर है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को हम एडवोकेट बोलते हैं, स्टूडेंट को जो LLB कंप्लीट कर चुका है उसे लॉयर बोलते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन इन जनरल वे में वकील साहब, लॉयर, एडवोकेट कुछ भी बोलता है व्यक्ति, बट बेसिकली हम दोनों में डिफरेंस बताएं तो लॉयर हु इज कंप्लीटेड LLB एंड एडवोकेट जिसके पास एनरोलमेंट नंबर है, रजिस्टर्ड एडवोकेट है जो। और मैम एडवोकेट की क्या पावर एक्चुअल होती है मैम, इसके बारे में प्लीज बताएं। एडवोकेट के पास बहुत सारी इतनी पावर्स हैं एडवोकेट के पास कि आप और मैं आज आमने सामने भी बैठे हैं, ये वकीलों की पावर की वजह से ही बैठे हैं। हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले वकील थे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो वकालत में थे, जिनके पास LLB थी, बैरिस्टर थे, बाहर से भी पढ़ाई करके आए थे, LLB बाहर से करके आए थे। हमारे देश को आजाद कराने वाले वो लोग थे। तो अब पावर का तो आपको पता ही चल गया कि एडवोकेट के अंदर कितनी पावर होती है। एडवोकेट के अंदर वो पावर होती है कि जो व्यक्ति मर्डर करके आ जाता है ना, उसको जेल से निकाल के बाहर रखते हैं, वरना जो मर्डर कर देता है ना, उसको कभी जेल से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन वकीलों के पास वो पावर होती है। समाज में वकीलों का एक रेस्पेक्ट है। अगर किसी को वकील के नाम के आगे वकील साहब लगता है, मुझे लोग वकील साहिबा बोलते हैं। कभी किसी ने साहिबा नहीं बोला मुझे, लेकिन मैं वकील बन गई तब मुझे वकील साहिबा बोला लोगों ने। वकीलों के पास इतनी पावर है कि अगर वकीलों को कुछ भी गलत होता दिखता है तो वो 2 रुपए के पेन पे और 2 रुपए के पेपर पे पूरा सिस्टम हिला देते हैं। वकील के पास इतनी पावर है। सिर्फ 2 रुपए का पेज और 2 रुपए की कलम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये पावर किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास। कोई भी व्यक्ति अगर आएगा ना कोर्ट के अंदर तो कम से कम 500 का नोट लेके आएगा, तब तो उसकी स्टार्टिंग कम से कम। लेकिन वकील के पास ही वो पावर है जो वो पूरे सिस्टम को 5 रुपए के अंदर हिला सकता है। वकील के पास ही वो पावर है जिसको संविधान को लिखने वाले हमारे वकील थे, महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले हमारे वकील थे। आज मैं इतनी पढ़ लिख के आपके सामने अपनी बातें रख पा रही हूँ, ये पावर मुझे वकीलों द्वारा मिली। आज मैं वकील हूँ तो ये पावर मुझे वकीलों द्वारा मिली। अगर आज समाज में, सोसाइटी में कुछ गलत होता है तो उसे वकील सुधारता है। आज पुलिस वाले अगर कोई गलती करते हैं या कोई भी सोसाइटी वाला क्राइम होता है, उसे वकील देखता है। तो वकील के अंदर तो बहुत पावर होती है। यस, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों बढ़ जाती है और दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, एक पर्सनल भी है और एक जनरल भी आप इसको बोल सकते हैं कि व्हाट आर द लीगल एंड सोशल स्ट्रगल दैट एन एडवोकेट फेस इन देयर कैरियर। क्या क्या वो संघर्ष रहते हैं, कैरियर की बात करूं, और क्या वो सपोर्ट सिस्टम कैसा एग्जिस्ट होता है, कैसा होता है। वेरी स्पेसिफिकली जब मैं इसमें दोनों में पूछना चाहूं, एज ए मेल एडवोकेट एंड एज ए फीमेल एडवोकेट के लिए भी, कि वो क्या क्या सामाजिक संघर्ष होता है जिसका आप लोगों को सामना करना पड़ता है, प्रेशर को सामना करना पड़ता है। मैम इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये पहलू बहुत बार अछूता रह जाता है, इस पे कोई बात नहीं करता है। सर, स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा है और स्ट्रगल करना भी उन्हीं लोगों को पड़ता है वो जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जो मेहनत नहीं करते ना, उनके लिए कोई स्ट्रगल भी नहीं होता। उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान से मतलब होता है बस। लेकिन जिनको जुनून है समाज के लिए कुछ करने का, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल इतना ज्यादा है कि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आया और वो काम मैं 5,000 रुपए में कर रही हूँ और वही काम दूसरा वकील 2,000 रुपए में करने के लिए बैठा है, क्लाइंट बनाना ही अपने आप में सबसे बड़ा स्ट्रगल है। मतलब एक अधिवक्ता को अपना माइंडसेट इतना अच्छा रखना पड़ता है कि अपने घर में ही अगर उसकी टेंशन चल रही है तो वो लोगों के घर को, लोगों की फाइल पे कैसे फोकस कर पाएगा। तो अपने दिमाग को उसको सुकून में रखना पड़ता है। घर की टेंशन को भी उसको इग्नोर मारना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल टेंशन की वजह से अपने क्लाइंट की फाइल खराब नहीं कर सकता ना। ये कितना बड़ा स्ट्रगल है। हर किसी की लाइफ में, हर किसी की फैमिली में इश्यूज होते हैं सर, लेकिन उन सबको इग्नोर करके अपने
सारी टेंशन को इग्नोर करके उसे क्लाइंट की फाइल पे आर्गुमेंट उसी दिन करने और आज घर में कलेश हो गई। ये कितना बड़ा स्ट्रगल है। एडवोकेट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने घूमने भी कहीं जा पाए, क्योंकि हर दिन तारीखें लगती हैं। क्लाइंट को अपना वकील चाहिए सीट पर, जूनियर से उनका काम नहीं चलता, उनको अपना अधिवक्ता चाहिए। जब तक वो अपने वकील को नहीं देख लेंगे ना, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वकीलों की कोई सैलरी फिक्स तो है नहीं, और क्लाइंट भी इतना परेशान आता है कि मैं पर्सनल अभी बताऊं तो मैं कभी कभार ऐसे ऐसे क्लाइंट आ जाती हैं कि उनके दुख को देख के, उनकी परेशानी को देख के, उनकी टेंशन को देखकर मैं उनसे फीस के लिए नहीं बोलती हूँ कि मुझे इतनी फीस दे, क्यों वो इतना परेशान है, मैं उसे फीस बोल के और परेशान करूं। अब कोई सोच रहा होगा बड़ी बेवकूफ है यार, नहीं बेवकूफ नहीं हूं मैं उसकी परेशान। मैंने आपसे एक पूरे आर्गुमेंट में मैंने एक बात बोली थी कि जब तक उस क्लाइंट के केस को मैं पर्सनल नहीं लूंगी तब तक मैं उसे जीत नहीं सकती। और अगर मैं पर्सनल तभी ले पाऊंगी जब मुझे फीस से भी मतलब नहीं होगा। यार क्लाइंट का काम करेंगे अपने आप ही देगा वो, लेकिन जब वो परेशान है, ये स्ट्रगल है हमारा। जो एडवोकेट फीमेल होती है उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि क्रिमिनल केसेस उनके पास बहुत कम आते हैं। समाज को लगता है कि ये मैडम कहाँ केस फाइट कर पाएंगी हमारा, महिलाओं को महिलाओं की तरह ही देखा जाता है ना आज भी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी, अभी आपने सुना होगा गैंग रेप हुआ था, 4 लड़कों ने मिलकर हाथरस पे केस किया था। सुनीता अधिवक्ता मैडम का नाम है। 1 रुपए में उन्होंने केस लड़ा था। क्या वो गैंग रेप 1 रुपए का था? लेकिन उन्होंने जिस महिला का रेप हुआ था उसको पर्सनल लिया। अगर उसको पर्सनल नहीं लेती ना तो वो जीतते और ना वो आज इतनी बड़ी अधिवक्ता बन पाती। आज आप जब भी यूट्यूब पे सुनीता एडवोकेट लिखोगे ना जाने कितनी हजारों वीडियो उनकी निकल के आ जाएंगी। वकालत एक प्रोफेशन नहीं है, वकालत एक नौकरी नहीं है, वकालत एक भावना है। जो व्यक्ति भावनाओं के साथ इस अपनी एडवोकेसी को करेगा वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा। वरना प्रैक्टिकल तो दुनिया है। पैसा कमाना था तो बिजनेस कर लेते, कोई सरकारी कर्मचारी बन जाते, और भी प्राइवेट नौकरियों में 2-2 4-4 लाख रुपए महीने की इनकम है। वकील बने होशियारी होंगे, वहां पैसा कमा लेते। लेकिन यहाँ पैसा तो सेकेंडरी है। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मेरे लिए तो पैसा सेकेंडरी है। मैं पहले गरीब लोगों की सहायता करना चाहती हूँ। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो लोग पैसे की वजह से जिनको न्याय नहीं मिल पाता, तनीषा शर्मा उन लोगों के लिए फाइट करना चाहती है। मैं आज खुले मंच पे ये बात आपके चैनल के थ्रू सब लोगों को सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ पैसे के कारण वो न्याय नहीं ले पा रहा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी वकालत करूंगी। बशर्ते ये है कि वो पीड़ित हो, फ्रॉड ना हो। किसी महिला के साथ रेप होता है, किसी पुरुष के ऊपर रेप का फर्जी मुकदमा लगाया जाता है, किसी महिला के साथ डॉवरी डेथ होती है, डॉवरी के लिए परेशान किया जाता है, या किसी पुरुष को फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है, महिला और पुरुष दोनों के लिए ही मैं तनीषा शर्मा हमेशा अवेलेबल हूँ। और आगरा और उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं उन सभी पीड़ितों की उतनी हेल्प करूंगी। ये सारा स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल लाइफ में जो करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। मुझे कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं बनना, लेकिन मुझे सुकून मिलता है उन लोगों की सहायता करके जिनको मैं न्याय दिला पाती हूँ। With that a great thought and a great motivation, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा योगीराम के सारे दर्शकों को कि आज हम बात कर रहे थे एडवोकेट तनीषा शर्मा जी से, और मैम को आप लीगल सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। मैम ने आज बहुत सारी चीजें बताई, बेसिक नॉलेज से, एटिकेट से, एडवोकेसी के बारे में, जुडिशियल के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, एज ए कैरियर के बारे में, कैरियर में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म्स होते हैं, क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं जब लॉ की बात करूं, इसकी प्रोफेशंस की बात करूं, तो इट इज नॉट जस्ट ए प्रोफेशन फॉर मनी, बट इट इज प्रोफेशन फॉर कर्टेसी रहता है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए और सच के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। मैं एडवोकेट तनीषा शर्मा उत्तर प्रदेश आगरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में क्रिमिनल एंड फैमिली मैटर्स को डील करती हूँ। मेरा यूट्यूब पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगरा एंड लीगल सिस्टर तनीषा नाम से 2 चैनल हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तीनों जगह मैं अवेलेबल हूँ। अगर फिर भी आप लोग मुझे वहां सर्च नहीं कर पाते हैं
तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर सकते हैं 9808100485। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ 9808100485। और मैं एक बार दोबारा से ये वाली बात कहना चाहती हूँ, जो व्यक्ति सच में पीड़ित हैं उनकी तनीषा शर्मा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट फीस सहायता करेगी। मैम बहुत बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से योगीराम के सारे व्यूवर्स की तरफ से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी सबकी तरफ से, योगीराम की टीम की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। हम आशा करते हैं आप आगे भी और इस डिटेल में बताते रहें। मैं लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि आप मैम के चैनल पे जाइए। मैम वहाँ इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रिलेटेड वीडियोस डालती हैं ऑन बेसिस ऑफ कैरियर, ऑन बेसिस ऑफ लॉ, एडवोकेसी। इसमें बहुत सारे मैम के पॉडकास्ट भी आते हैं, वीडियोस भी आते हैं, जानकारी भी आती है। तो मैम बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इट। धन्यवाद सर आपका भी कि आपने मुझे फिर से अपने मंच पर, अपने पॉडकास्ट पर बुलाया। एंड मैं चाहती हूँ आप मुझे हमेशा ऐसा मौका देते रहें जिससे कि मैं समाज के लिए कुछ करती रहूं। ऑल प्लेजर, ऑल क्रेडिट गोज टू द व्यूअर्स राम जी। एंड सर मैं ये भी कहना चाहूंगी, इससे पहले हमने डाइवोर्स एंड फैमिली मैटर्स पे जो वीडियो बनाई थी उस पर बहुत अच्छी व्यूज गए एंड इतने अच्छे कमेंट्स आए। मेरे को इतना पढ़ के इतना अच्छा मोटिवेशन फील हुआ। लोगों ने उस वीडियो को फुल देखा, उसमें कमेंट्स में उन्होंने लिखा कि आज मैडम की फुल वीडियो देख के हमारा घर बच गया, हम डाइवोर्स लेने जा रहे थे, हमने डिसीजन दोबारा से चेंज कर लिया, या हम लोग म्यूचुअल डाइवोर्स में चले गए, हम लोग कोर्ट कचहरी से बच गए। बहुत ही अच्छे अच्छे 250 कमेंट्स, 300 कमेंट है उसमें समथिंग। तो मुझे सारे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा, जिससे मेरे को और उत्साह बढ़ा कि मैं आपसे कनेक्ट रहूं। तो आपने मुझे फिर इनवाइट किया, तो मैंने मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे द्वारा कनेक्ट होके। प्लेजर इज ऑल माइन। प्लेजर योगीराम टीम का है और योगीराम के व्यूअर्स का है कि आप जैसे लोग आते हैं और बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं जो यूट्यूब पे शायद नहीं बात हो पाती या खो जाते हैं या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में रह जाते हैं। तो ये प्रयास रहता है हम लोगों का कि आप जैसे लोगों से बार बार कनेक्ट हो और अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विषयों पे बात करें। एंड ये रिक्वेस्ट आपसे भी रहेगी कि आपकी टीम हो गए, आपके साथ के कलीग्स हो गए, उनसे भी प्लीज हमारा संपर्क करवाएं और उनसे भी हम अलग अलग विषयों पे बात करें। क्योंकि जैसा आपने बताया कि हर एक एडवोकेट, हर एक जज की एक अलग एक्सपर्टीज रहती है। सो वो भी एक चीज बहुत अच्छी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप जैसे काउंसलर या जिस पहलू से आप बताते हैं, ये भी बहुत ज्यादा आम लोगों के लिए जानने के लिए अच्छी चीज रहती है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी मीडिया। कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती है, या जिस तरीके से मिलनी चाहिए स्टेप वाइज वो नहीं मिल पाती। तो रियली थैंक यू वेरी मच कि आप जैसे एक्सपर्टीज उसमें आप बताते हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम।